मैं दोबारा बयान कर रहा हूं, अगर कोई शख्स अपने आप को एग्रीव्ड समझता है, अगर कोई शख्स समझता है कि उसके खिलाफ जजमेंट, उसके खिलाफ डिक्री, उसके खिलाफ ऑर्डर जो जारी किया गया है वो फ्रॉड पर मबनी है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन पर मबनी है और वो क्लूजन पर मबनी है, या अदालत के पास इख्तियार समात नहीं था उस डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट को जारी करने का, इसके बावजूद भी जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर को अदालत ने जारी किया है। अगर वो अपने आप को इन वजूहात की बिना पर एग्रीव्ड समझता है तो वो अलग से सूट फाइल नहीं करेगा। वो सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के तहत उस अदालत के पास, जिस अदालत ने वो डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट जारी की होगी, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि जब कोई डिक्री जारी की जाती है तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होती है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है कि लग से उस डिक्री के आने के बाद दोबारा उन पार्टीज के दरमियान मैटर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। फिर आपने सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा को पढ़ा कि ऐसा मैटर जिसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अगर ऐसा है तो उस मैटर को दोबारा से एडजुडिकेट नहीं किया जा सकता। इसको आपने लैतीन मैगजीन में भी पढ़ा, इंटरेस्ट रिपब्लिका एस्ट सिट फिनिस लीटम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट लिटिगेशन शुड कम टू एन एंड। और इस पे मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी दी कि मिस्टर ए अगर कोई सूट फाइल करता है फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट द मिस्टर बी, और उस सूट को प्रॉपरली एडजुडिकेट करने के बाद कोर्ट इस जो है इस जगह पर या इस डिसीजन पर पहुंचती है कि ये जो सूट प्रॉपर्टी है ये मिस्टर ए की बजाय मिस्टर बी से ही बिलोंग करती है और ये मिस्टर बी के ही कब्जा व तसरफ में होनी चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट डिक्री जारी कर देती है मिस्टर बी के हक में। अब मिस्टर ए एक और सूट फाइल कर देता है उसी मिस्टर बी के खिलाफ, सेम मैटर पर, सेम काज ऑफ एक्शन पर, सेम सब्जेक्ट मैटर पर। तो अगर इजाजत दी जाए सेकंड सूट की, अगर बार ना किया जाए सेकंड सूट, ऐसे में दो पैरेलल कोर्ट, दो कोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल डिसीजन पर पहुंच सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि जो दूसरी अदालत है या दूसरा सूट है उसमें फैसला मिस्टर ए के हक में हो जाए। तो इस तरह से जो कोर्ट्स हैं उनकी अहमियत कम होगी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स जो है वो बढ़ेगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल रखा। और इसी तरह से अगर कोई शख्स अपने आप को एग्रीव्ड समझता है, अगर किसी शख्स को लगता है कि उसके खिलाफ डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट फ्रॉड की वजह से जारी की गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जारी की गई है, या अदालत को इख्तियार समात नहीं था और उसके बावजूद भी अदालत ने उस मुकदमा को समात करते हुए उसमें फैसला जारी किया है, तो ऐसे में वो शख्स जो है वो इन ग्राउंड्स को लेते हुए उस अदालत को एप्लीकेशन देगा जिस अदालत ने वो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जारी किया होगा, ना कि वो अलग से सूट फाइल करेगा। अब भारत पढ़ लेते हैं। वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, अगर कोई शख्स चाहता है, अगर कोई शख्स अपने आप को एग्रीव्ड समझता है और उस एग्रीव्ड होने की वजह से वो ये चाहता है कि वो उस जजमेंट को, उस डिक्री को और उस ऑर्डर को चैलेंज करे, तो वो चैलेंज कर सकता है, लेकिन किन प्लीज पर? ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की प्ली पर एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मिस्टर बी के खिलाफ सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ द पोजेशन का। अब मिस्टर बी को अपीयर करने की बजाय उसने किसी और शख्स को मिस्टर बी बनाकर अदालत में अपीयर कर दिया और इस बात का यकीन दिलवा दिया कि यही मिस्टर बी है। और जिस शख्स को उसने अपीयर करवाया उसने मिस्टर ए के हक में
बयान रिकॉर्ड करा लिया कि ये जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन देने को मैं तैयार हूँ, अगर इसके हक में कोई डिक्री जारी कर दी जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब यहाँ पर फ्रॉड का एलिमेंट आ गया। वो शख्स बेसिकली पार्टी बी है नहीं, जिसको बी बनाकर अपीयर किया जा रहा है, या कुछ चीजें छुपा कर कंप्रोमाइज किया जा रहा है। अगर पार्टी से हटकर भी हम करें तो काफी सारे हकायक को जो है छुपा कर कंप्रोमाइज किया जा रहा है, तो ऐसे में भी फ्रॉड का एलिमेंट आ जाएगा। या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है, कोई क्लूजन की जा रही है। अब ऐसे में कोई एक बंदा अग्रीव्ड हो रहा है, जो शख्स एग्रीव्ड हो रहा है वो अलग से सूट फाइल नहीं करेगा, बल्कि वो उस डिक्री ऑर्डर और जजमेंट को अपनी प्ली पर, अगर वो फ्रॉड की प्ली लेता है तो उस फ्रॉड की प्ली पर, अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन की प्ली लेता है तो वो उस मिसरिप्रेजेंटेशन की प्ली पर, अगर वो वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की प्ली लेता है कि कोर्ट के पास इख्तियार समात नहीं था, फिर भी इस अदालत ने इस मुकदमा को सुनते हुए इसमें फैसला सादर किया है, तो उस वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की प्ली लेते हुए वो क्या करेगा, ही शैल सीक हिज रेमेडी, वो अपनी रेमेडी किस तरह से हासिल करेगा, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा उस अदालत के पास जिस अदालत ने उस फाइनल जजमेंट को, उस डिक्री को और उस ऑर्डर को जारी किया होगा, ना कि वो सेपरेट सूट फाइल करेगा। इसी तरह से 12(2) भी सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 भी एब्सोल्यूट बार में फॉल करता है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 9 में जो आपने सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट का वर्ड पढ़ा था, या जो आपने सेक्शन एब्सोल्यूट बार पढ़ी थी, ये सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 भी एक एब्सोल्यूट बार है, यानी कि इसमें सेपरेट सूट को बार किया गया है, सेपरेट सूट को रोका गया है। अगर कोई शख्स एग्रीव्ड समझता है अपने आप को इन बेसिस पर, तो वो अलग से दावा दायर करने की बजाय वो इन चीज़ों को बेस बनाते हुए वो एप्लीकेशन फाइल करेगा उसी अदालत के पास जिस अदालत ने उस डिक्री ऑर्डर और जजमेंट को जारी किया होगा। फॉरेन जजमेंट्स हमने पढ़ा, ये हम आ जाते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पर, सेक्शन 16 पर। बड़ा अहम है, बल्कि पहले सेक्शन 15 को पढ़ लेते हैं कि दावा किस अदालत में दायर किया जाएगा, दावा किस अदालत में इंस्टीट्यूट किया जाएगा। कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो जर्नली आपसे ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अदालत के पास इख्तियार, मतलब दावा किस अदालत में दायर किया जाएगा। तो सेक्शन 15 इस बात की जो है इस बात का जवाब देता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, लोएस्ट ग्रेड की अदालत में दावा दायर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन मेंशन कर दी गई है। कौन सी लोएस्ट ग्रेड की अदालत, जिसके पास इख्तियार समात होगा, जिसके पास कंपिटेंसी होगी उस दावे को समात करने के हवाले से, यानी कि जिसके पास उसकी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन होगी, जिसके पास उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगी, ऐसी अदालत जिसके पास उस दावा को, उस सूट को एडजुडिकेट करने का, उनके पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन करने का इख्तियार होगा, उस अदालत में दावे को दायर किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सूट किस अदालत में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, आप बताएंगे लोएस्ट ग्रेड की अदालत हो, और उसके साथ वो ये भी पूछ सकते हैं कौन सी लोएस्ट ग्रेड की अदालत, तो आप बता सकते हैं कॉम्पिटेंट टू ट्राई, ऐसी अदालत जिसके पास इख्तियार समात हो उस दावा को सुनने के हवाले से। अब इख्तियार समात, आपने पिक्यूनरी इख्तियार समात पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, टेरिटोरियल इख्तियार समात सेक्शन 16 एलैबोरेट करता है सब्जेक्ट मैटर जो है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के हवाले से, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट,
सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अगर आप इसकी इबारत को ही पढ़ें तो आपको एक बात पता चलती है कि कहाँ पर दावा दायर किया जाएगा, जहां पर वो सब्जेक्ट मैटर पाया जाता है। किन बातों को बेसिकली मद्देनजर रखना है? सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। मालियती इख्तियार समात को और दीगर इख्तियार समात जो कानून ने बताई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर किसी शख्स ने दावा दायर करना है, कौन सा दावा? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर कोई शख्स किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहता है, उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और उसको वापस मिलनी चाहिए, या किसी भी हवाले से वो इसमें टेनेंट था और उसको नाजायज तरीके से बाहर निकाल दिया गया है, तो वो रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करना चाहता है, तो वो किस जगह पर वो दावा दायर करेगा? अब एक बात, रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है वो शख्स रिकवरी ऑफ पोजेशन को सेपरेटली भी जो है मांग सकता है, वो रिकवरी ऑफ पोजेशन के साथ विद और विदाउट रेंट ऑफ प्रॉफिट भी मांग सकता है। तो अगर कोई शख्स दावा दायर करना चाहता है फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का दावा दायर करना चाहता है, तो कहाँ पर दावा दायर करेगा वो? द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, दावा दायर किया जाएगा इन द कोर्ट, उस अदालत में जिसकी इख्तियार समात में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जिसकी इख्तियार समात के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कि अगर कोई शख्स रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट क्लेम करना चाहता है, तो वो सूट उस अदालत में दायर करेगा जिस अदालत के इख्तियार समात के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक इसी तरह से अगर कोई शख्स दावा दायर करना चाहता है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तकसीम का दावा दायर करना चाहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ऐसे में वो कहाँ पर दावा दायर करेगा? वो उस जगह पर दावा दायर करेगा जिस जगह में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर कोई दावा दायर करना चाहता है सूट फॉर फोरक्लोजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो दावा दायर करना चाहता है सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो क्लास सी में से किसी भी ग्राउंड पर कोई सूट फाइल करना चाहता है, तो वो कहाँ पर दावा दायर करेगा? सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, सो दावे को दायर किया जाएगा इन द कोर्ट, अदालत में, विद इन द लोकल लिमिट्स, जिसके इख्तियार समात में, जिसकी लोकल लिमिट्स में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। और या अब सी क्लास में वर्ड और का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ वो ऐसी जगह पर भी दावा दायर कर सकता है जिस जगह पर उसको आर पार्टली या होली काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। तो अगर सूट उसने दायर करना है फोरक्लोजर का, सूट उसने दायर करना है सेल का, सूट उसने दायर करना है रिडेम्पशन का, सूट उसने दायर करना है चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ऐसी सूरत में वो ना सिर्फ सूट उस अदालत में दायर कर सकता है जिस अदालत के इख्तियार समात में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, बल्कि वो ऐसी जगह पर भी दावा दायर कर सकता है जिस जगह पर उसको पार्टली या होली काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। अगर उसने सूट फाइल करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो दावा दायर करेगा उस अदालत में जिस अदालत में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। इसी तरह अगर उसने दावा दायर करना है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, तो वो ऐसी जगह पर दावा दायर करेगा जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन
relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of a defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience. अगर कोई रिलीफ जो क्लेम किया जा रहा है वो पर्सनली ओबीडियंस पर बेस करता है उस डिफेंडेंट की, तो ऐसे में वो दावा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है उस अदालत में जिस अदालत में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या उस अदालत में जिस अदालत की हदूद में वो डिफेंडेंट रिजाइड करता है, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है। अगर कैटेगरी सी है तो उस अदालत की हदूद में जिस अदालत की हदूद में उसको पार्टली या होली कॉज ऑफ एक्शन मिला होता है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से कहाँ पर दावा दायर किया जाएगा? ऐसी जगह पर जिस जगह पर वो अदालत ऐसी हदूद में ऐसी अदालत में जिस अदालत की हदूद में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। और अगर कैटेगरी सी में फॉल करता है तो फिर जहाँ पर पार्टली और होली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस जगह पर भी आप दावा दायर कर सकते हैं। आप लोगों से इस हवाले से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ये जो क्लास ए बी सी डी ई और एफ हैं इनको बेस बनाकर आपसे वो सेक्शन 16 पर एमसीक्यू पूछ सकता है कि अगर किसी शख्स ने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट सूट फाइल करना है तो किस जगह पर वो सूट फाइल करेगा, तो वो आपसे पूछ सकता है। वो खासकर बहुत ज्यादा जो एमसीक्यू वो पूछ सकता है सेक्शन 16 में से वो सी क्लास में से पूछ सकता है। सी क्लास में क्योंकि पार्टली जो है और होली कॉज ऑफ एक्शन को भी एलेबोरेट किया गया है कि दावा उस जगह पर भी दायर किया जा सकता है जिस जगह पर उसको मुकम्मल तौर पर या कुछ हिस्से का जो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है तो वो वहां पर भी दावा दायर कर सकता है। सेक्शन 17 है suit for immovable property situate within the jurisdiction of different courts। दावा कहां पर दायर किया जाएगा? अगर प्रॉपर्टी जो है वो दो मुख्तलिफ अदालतों की हदूद में पाई जाती है तो ऐसी सूरत में दावा किधर दायर किया जाएगा और किस अदालत के पास इख्तियार समात होगा उस सूट को एडजुडिकेट करने का। Where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted। दो मुख्तलिफ अदालतों की हदूद में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है तो ऐसी सूरत में द सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इख्तियार है, दावा दायर किया जा सकता है इन एनी कोर्ट किसी भी अदालत, उन दोनों में से किसी भी एक अदालत में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, जिस भी अदालत में वो प्लेंटिफ चाहे उन दोनों में से किसी भी एक अदालत में दावा दायर कर सकता है जिसकी हदूद में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है या कोई एक पोर्शन उस प्रॉपर्टी का सिचुएट करता है। यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि किस अदालत की हदूद में ज़्यादा प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी वो उसी अदालत की हदूद में दावा दायर करेगा। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसी भी अदालत में जिस अदालत की हदूद में उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन सिचुएट करेगा वो सूट फाइल कर सकता है। यानी अगर दावा दो मुख्तलिफ अदालतों की हदूद में सिचुएट जो है दावा है दो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी दो मुख्तलिफ अदालतों की हदूद में जो है वो सिचुएट करती तो ऐसे में वो उस अदालत में दायर करेगा जिस अदालत में उसका कोई भी पोर्शन जो है प्रॉपर्टी का वो सिचुएट करता हो। इस पे एक शर्त अटैच है इसके साथ, वो कंडीशन कौन सी अटैच है इसके साथ? अब जो सब्जेक्ट मैटर है, जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की, यानी कि जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से जिस अदालत में इख्तियार दावा दायर किया जा रहा है उस अदालत के पास उसकी मालियती इख्तियार भी हो उस दावे को एडजुडिकेट करने के हवाले से। तो प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। तो उस मुकम्मल क्लेम को सुनने का इख्तियार उस अदालत के पास हो जिस अदालत में वो सूट फाइल किया गया है। अब
अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं जहां पर जो लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट्स जो है वो अनसर्टन है या अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे में दावा कहाँ पर दायर किया जाएगा? सेक्शन 18 इस बात को एलेबोरेट करता है। सेक्शन 18 के मुताबिक वेयर इट इज alleged टू बी अनसर्टन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction of two or more courts एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये कोर्ट ए की हदूद में पाई जाती है या कोर्ट बी की हदूद में, यहाँ पर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में एनी वन ऑफ दोज कोर्ट, उन दोनों में से कोई एक अदालत अगर मुतमिन होती है इस बात पर कि हाँ यहाँ पर अलाइड अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे में उन दोनों में से कोई एक अदालत इस अनसर्टेनिटी की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उस मैटर को इसी तरह से सुनेगी जिस तरह से वो मैटर जो है उसके इख्तियार समात में आता है। तो अगर जो प्रॉपर्टी है वो दो अदालतों की हदूद में है और ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सका कि वो कौन सी अदालत के पास उसका इख्तियार समात है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो अनसर्टेन सर्कमस्टांसिस की वजह से कोई भी अदालत अगर ये समझती है, इस बात पर मुतमिन होती है कि हाँ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो ये अनसर्टेनिटी के हवाले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद वो उस मैटर को इसी तरह से एडजुडिकेट करेगी जिस तरह से वो मैटर उसके इख्तियार समात में आता था। Provided that the suit is one with the respect to which the court is compensation to with regard to the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। ये वही बात कि उसके पास उसका मालियती इख्तियार हो, उसके पास जुरिस्डिक्शन हो उस सूट को एडजुडिकेट करने के हवाले से। सबसेक्शन 2 है वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब अगर सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 के तहत स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया गया, फिर क्या होगा? एंड द ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर द एपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट, और जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से एतराज उठाया है फ्रीकैन में से किसी फ्रीक ने, वो एतराज कब उठाया है? एपीलेट और रिविजनल कोर्ट पे। तो ऐसे में उनके एतराज को एडमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सेक्शन 21 में पढ़ा था कि अगर किसी शख्स को जुरिस्डिक्शन के हवाले से कोई एतराज है तो उसको वो एतराज कब राइज करना है? उसको अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में राइज करना है। इसमें एक कंडीशन है, अगर कोर्ट को लगता होगा एपीलेट और रिविजनल कोर्ट को कि यहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस के चांसेस हैं, तो वो कोई फैसला डिफरेंट कर सकती है, अदरवाइज वो उस डिग्री को जारी रखेंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे अगर एपीलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन पर एतराज उठाया। अगर एतराज उठाया है उन्होंने अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर तो ठीक है, अगर अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर एतराज नहीं उठाया तो वो पार्टी बाद में एतराज राइज नहीं कर सकती। सेक्शन 19 है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन क्लेम करनी है किस वजह से कि रॉन्ग कमिट की है किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के खिलाफ या किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के वाले से। तो ऐसे में अगर रॉन्ग कमिट की है, रॉन्ग डन की है उसने एक अदालत की हदूद में और डिफेंडेंट रिजाइड करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है दूसरी अदालत की हदूद में, तो ऐसे में प्लेंटिफ के पास ये इख्तियार है कि वो दावा दायर कर सकता है किसी भी अदालत में जिसमें वो चाहे, जिस अदालत में उसके साथ रॉन्ग कमिट हुई है उस अदालत में भी, या जिस अदालत में वो डिफेंडेंट रिजाइड करता है उस अदालत की हदूद में भी वो दावा जो है वो सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। इस पे अलिस्ट्रेशन है ए रिजाइडिंग इन कराची। ए एक शख्स है, एक पर्सन है जो कराची में रिजाइड करता है, जिसकी रेजिडेंस प्लेस ऑफ रेजिडेंस कराची की है, वो बी को मारता है कोयटा में। ए और बी कोयटा में इकट्ठे होते हैं और वहां पर उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो बी को मारता है कोयटा में। अब ऐसे में बी जो है
वो ए के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन। अब वो सूट कहाँ पर दायर करेगा? बी के पास ये इख्तियार है, वो चाहे तो बी में सू, अगर वो चाहे तो वो दावा दायर करे ए के खिलाफ, आइदर इन कोयटा, कोयटा में, उस जगह पर जिस जगह पर ए ने बी को मारा है, या वो कराची में उस जगह पर जहां पर मिस्टर ए रिजाइड करता है। तो वो उन दोनों जगहों में से किसी भी जगह पर दावा जो है वो दायर कर सकता है। आगे है सेक्शन 20, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो बाकी जो इनके अलावा दावा जात होंगे वो कहाँ पर दायर किए जाएंगे? जहाँ पर एक डिफेंडेंट या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रिजाइड करते होंगे, एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड करते होंगे, या कैरीज ऑन बिजनेस करते होंगे, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करते होंगे, या काज ऑफ एक्शन उनको होली और पार्टली अराइज हुआ होगा। तो ये था टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हवाले से, इख्तियार समात के हवाले से तो दावा कहाँ पर दायर किया जाएगा। सेक्शन 21 है ऑब्जेक्शन के हवाले से। ऑब्जेक्शन, अगर किसी शख्स ने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हवाले से या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन अराइज करना है तो उस शख्स पर लाजम है कि वो ऑब्जेक्शन अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर राइज करे। बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन वो अराइज करता है तो उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एपीलेट और रिवीजनल कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करते हुए मेरिट पर डिसीजन करेगी। और अगर एपीलेट जुरिडिक्शन को लगता है कि वहाँ पर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस के चांसेस हैं तो फिर उस पे जो है उस ऑब्जेक्शन को हेयर किया जा सकता है। यहाँ से आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 22, 23 और 24 को। ये ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट्स के हवाले से है, इसको आप लोगों ने रीड भी कर लेना है। 22, 23 और 24 को हमने जर्नली इसको पढ़ा भी हुआ है। अगर आप